हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्पोकन इंग्लिश क्लास का डे 10। तो आज हम 10वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और 9 तक हम क्लास पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने 9 तक वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परफेक्ट एक्शन के बारे में। और मैं परफेक्ट एक्शन से पहले आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, जो अक्सर सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, और स्पोकन के लिए तो ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट एक्शन। और परफेक्ट एक्शन में हम 3 तरह के एक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन, फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट एक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट एक्शन। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर परफेक्ट एक्शन। सबसे पहले परफेक्ट एक्शन होता क्या है? परफेक्ट एक्शन वे एक्शन होते हैं जो काम खत्म हो चुके हैं, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमें बताता है कि वह काम कब खत्म हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। अक्सर अपन होगा प्रेजेंट प्रेजेंट करते हैं, इसे प्रेजेंट नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है प्रेजेंट। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन। और प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन और दूर कर देना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन और पास्ट सिंपल एक्शन या फिर सिंपल पास्ट एक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन और सिंपल पास्ट एक्शन में क्या डिफरेंस होता है, मैं डे 4 में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता चुका हूं। मैं एक बार फिर से बहुत अच्छी तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं। और वहां पर मैंने आपको सिर्फ एक डिफरेंस बताया था, लेकिन मैं यहां पर गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे एक डिफरेंस और बताऊंगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट हो तो आपको वह बहुत ही जरूरी है, आपको वो सीखना है। ओके, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन की बात करते हैं तो हमें वहां पर 2 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो टाइम का और एक फीलिंग का। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट हैं तो आपको टाइम वाला जो पीरियड है वो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, टाइम वाले पे। और अगर आप स्पोकन के स्टूडेंट तो आपको फीलिंग्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो हम यहां पर देखेंगे टाइम। और टाइम का मतलब क्या होता है कि मैं कहता हूं मैं आज सुबह जल्दी उठा, मैं आज सुबह जल्दी उठा, तो मैंने लिखा मैं आज सुबह, मैं आज सुबह जल्दी उठा। अब यहां पर आप ध्यान दोगे, यहां पर टाइम आ रहा सुबह, सुबह एक टाइम है कि मैं आज सुबह जल्दी उठा। और मैं एक सेंटेंस को लिखता हूं मैं जल्दी उठा। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? यहां पर टाइम आ रहा है आज सुबह है, और इस सेंटेंस में ऐसा कोई टाइम नहीं आ रहा है। यह सिंपल सेंटेंस है, मैं जल्दी उठा, और यहां पर क्या आ रहा है? मैं आज सुबह जल्दी उठा। तो एक सेंटेंस में टाइम फ्रेज आ रहा है और एक सेंटेंस में टाइम फ्रेज नहीं आ रहा है। जब भी किसी वाक्य में, जब भी कोई वाक्य हमें यह बताता है कि काम खत्म हो चुका है, यहां पर भी काम खत्म हो गया मतलब मैं सुबह उठ गया, और यहां पर भी मैं जल्दी उठा मतलब मैं उठ चुका हूं। दोनों केस में हम उठ चुके हैं, काम खत्म हो चुका है। लेकिन दोनों केस में क्या है? एक में टाइम है, एक में टाइम नहीं है। जब भी किसी वाक्य में टाइम फ्रेज आ जाए और वह काम खत्म हो चुका है तो उसको हमेशा ही सिंपल पास्ट में रखा जाएगा। मतलब उसका उस सेंटेंस को जब हम क्रिएट करेंगे, जब हम बनाएंगे, तो वहां पर सिंपल पास्ट का रूल यूज होगा। और जब वाक्य में टाइम फ्रेज ना हो तो उस वाक्य के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है, जब भी किसी वाक्य में टाइम फ्रेज आ जाएगा तो वहां पर सिंपल पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जब भी किसी सेंटेंस में टाइम फ्रेज ना आए तो वहां पर हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट का केस लगता है। वो उसके अंदर हम हैज हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? हैज हैव थर्ड फॉर्म का। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बनाएंगे? मैं आप सुबह जल्दी उठा, तो आई, सेकंड फॉर्म आएगी गॉट अप अर्ली इन दी
मॉर्निंग। और मैं जल्दी उठा क्या बनाएंगे, आई हैव गॉटन अप, यहां पे थर्ड फॉर्म आती है, आई हैव गॉटन अप अर्ली। यहां पे टाइम नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, आई हैव गॉटन अप अर्ली। कोई डाउट, समझ में आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं और यहां पर आई है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो मैंने यहां पे हैव का प्रयोग कर दिया है। आई होप कि आपको टाइम फ्रेज का क्या रोल होता है इन सेंटेंस के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। टाइम आ जाएगा तो क्या होता है सिंपल पास्ट, और टाइम नहीं आएगा तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा फीलिंग्स के बारे में। तो फीलिंग्स के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस को बोलते समय हमें यह पता चलता है कि उस सेंटेंस में हमारी मतलब जो हम एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में उसमें हमारी फीलिंग्स है, अगर उस सेंटेंस में हमारी फीलिंग्स है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा, अगर फीलिंग्स नहीं है तो उसे सिंपल पास्ट में रखा जाएगा। सिंपल पास्ट मतलब फीलिंग्स है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, और इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, मतलब इसमें फीलिंग्स लेस होता है। ठीक है, जैसे कि तो ये देखते हैं हम इसका एक नया एग्जांपल जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें फीलिंग्स है या नहीं है। अगर फीलिंग्स है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बढ़ाएंगे, और फीलिंग्स नहीं है तो उसको हम सिंपल पास्ट में बढ़ाएंगे। तो मैं कहता हूं मैंने अपना बर्थडे मनाया, और फिर कहता हूं मैंने अपना बर्थडे धूमधाम से मनाया है। अगर आप इस सेंटेंस को सही से ध्यान देते हो तो आपको क्या समझ में आएगा, मैंने अपना बर्थडे मनाया, बात खत्म हो गई, मतलब मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मैंने अपना बर्थडे मनाया, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं मैंने अपना बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया है, मतलब उसकी जो धूमधाम की जो फीलिंग्स है वो मेरे अंदर आज भी है, मेरे अंदर अभी भी है। ठीक है, तो मेरे अंदर उसकी धूमधाम की जो फीलिंग्स है वो मेरे में अभी भी है। अगर मेरे में फीलिंग्स है तो मैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊंगा, और इस सेंटेंस में फीलिंग्स नहीं दिख रही है, मैंने अपना बर्थडे बनाया, मैं बहुत सारे काम करता हूं, उसी काम में से एक बर्थडे भी था। ठीक है, तो मैंने अपना बर्थडे बनाया, तो हम सिंपल पास्ट में प्रयोग करेंगे। अगर मैं तो सिंपल पास्ट में प्रयोग करूंगा तो बर्थडे बनाने को इंग्लिश में कहते हैं हैव अ बर्थडे। हैव की जगह पे हम सेलिब्रेट भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको सेलिब्रेट यूज करना है तो सेलिब्रेट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेलिब्रेट को स्किप करना चाहते हो, उसकी जगह नया वर्ड यूज करना चाहते हो तो हैव का प्रयोग भी कर सकते हो। बर्थडे बनाने के लिए हम हैव का प्रयोग भी करते हैं, और हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म होती है हैड। हम देंगे यहां पे आई हैड माई बर्थडे, मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, आई हैड माई बर्थडे, मैंने अपना बर्थडे मनाया। लेकिन यहां पर मैं कहता हूं यहां पर आएगा हैज हैव थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ हैव आता है, आई हैव। अब हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, आई हैव हैड माई बर्थडे। धूमधाम से इंग्लिश में कहते हैं विद पंप एंड शो। I have had my birthday with pump and show. Pump and show. ओके, कोई डाउट है? ठीक है, जब फीलिंग्स नहीं हुई तो यहां पर आप देख सकते हो, जब मेरे में फीलिंग्स नहीं थी तो ये सेंटेंस जो है आ की मात्रा पे खत्म हुआ, लेकिन जब फीलिंग्स है तो वो सेंटेंस आ की मात्रा के साथ में है पे खत्म होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं, जो कि मैं अब आपको बताता हूं। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन वे एक्शन होते हैं जिस सेंटेंस के पीछे आ की मात्रा, ए की मात्रा और ई की मात्रा के साथ में है, हूं या फिर हो आ जाए। याद रखना, आ की मात्रा के साथ में है आ जाए। अगर सेंटेंस आ की मात्रा पे खत्म होता है तो वो सिंपल पास्ट होता है। ओके, तो मैं कहता हूं सूरज पूरब से निकल चुका है, सूरज पूरब से निकल चुका है। तो सूरज के लिए क्या आएगा, द सन। तो सूरज के लिए क्या आएगा, द सन हैज, निकलना वो सूरज जो निकलता है उसके लिए आता है राइज। राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होती है राइजिन। तो द सन हैज राइजिन
इन दी ईस्ट, सूरज पूरब से निकल चुका है। चुका है आ की मात्रा के साथ है आ गया, चुका, चुका का आ की मात्रा साथ में है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर मैं कहता सूरज पूरब से निकल, तो सूरज पूरब से निकला, सूरज पूरब से निकला, तो मैं क्या कहूंगा, सूरज पूरब से निकला तो द सन रोज, सेकंड फॉर्म, द सन रोज इन द ईस्ट। ओके, तो हम एक और देखते हैं। मैंने बाहुबली देख ली है, मैंने बाहुबली देख ली है। आई हैव वॉच्ड बाहुबली, मैंने बाहुबली देख ली है। मैंने बर्तन मांज लिए हैं, मतलब मैंने बर्तन धो लिए हैं। बर्तन धोने को इंग्लिश में कहते हैं डू अप द डिशेज, डू अप द डिशेज। और बर्तन धोने को आप वॉश द वेसल भी कह सकते हो, लेकिन हम डू अप द डिशेज भी बोलते हैं। ब्रिटिश पर्सन जो होते हैं वो अक्सर डू अप द डिशेज का प्रयोग करते हैं। तो हम कहेंगे आई हैव डन अप द डिशेज, आई हैव डन अप द डिशेज, मैंने बर्तन धो लिए हैं। आई हैव डन अप द डिशेज। उसके बाद तो अब मैं कहता हूं मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है, मतलब मैंने खाना परोस दिया है। तो खाना परोसने को इंग्लिश में कहते हैं ले द टेबल। जो हमारे ब्रिटिश पर्सन होते हैं वो हमेशा खाने को टेबल पे सजा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पर्सन वो क्या कहते हैं खाने परोसने को, ले द टेबल। और ले की थर्ड फॉर्म होती है लेड, LAID, लेड। तो मैंने खाना परोस दिया है, आई हैव लेड द टेबल, मैंने खाना परोस दिया है, मतलब हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ओके, अगर मुझे कहना हो मैंने आटा गूंद लिया है, मैंने आटा गूंद लिया है। आटा गूंदना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नीड द फ्लोर। फ्लोर की स्पेलिंग होती है FLOUR, फ्लोर। तो आई हैव नीडेड, थर्ड फॉर्म होगी नीडेड, आई हैव नीडेड द फ्लोर। तो फ्लोर, नीड मतलब होता है गूंदना। ओके, और अक्सर आपने देखा होगा जब हम आटा गूंदते हैं तो हमारे जो हम छोटा सा टुकड़ा आटे का तोड़ के अपने हाथ में लोई बनाते हैं, जो हमारे हाथ में होता है क्या कहते हैं, लोई। लोई कहते हैं होते जो हमारे हाथ में होता है। लोई को इंग्लिश में कहा जाता है डब, दो, सॉरी DHOUGH, दो। तो इसे क्या बोलते हैं, दो। तो दो मतलब होता है लोई। ओके, अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव, जैसे कि मैंने बाहुबली नहीं देखी है, नहीं देखी है नेगेटिव हो गया, तो हम यहां पे हैव के साथ नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट वॉच्ड बाहुबली, आई हैव नॉट वॉच्ड बाहुबली। ठीक है, तो अगर मुझे कहना हो कि मैंने अभी तक बर्तन नहीं धोए हैं, आई हैव नॉट डन अप द डिशेज, नेगेटिव में भी थर्ड फॉर्म ही रहती है। ओके, इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग है, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म हर जगह पे। ओके, अगर मुझे कहना हो कि मैंने टेबल नहीं लगाया है, मतलब मैंने खाना नहीं परोसा है, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव नॉट लेड द टेबल, आई हैव नॉट लेड द टेबल। मैंने आटा नहीं गूंदा है, तो हम कहेंगे आई हैव नॉट नीडेड द फ्लोर, आई हैव नॉट नीडेड द फ्लोर। अगर मुझे पूछना हो आपसे क्या आपने होमवर्क कर लिया है, क्या आपने होमवर्क कर लिया, तो क्या के लिए है पहले आ जाएगा, हैव यू डन योर होमवर्क। क्या बोलेंगे, हैव यू डन योर होमवर्क। अगर मुझे कहना हो क्या आपने इंग्लिश बोल ली है, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। क्या आपने अपने दोस्त को फोन कर लिया है, हैव यू कॉल्ड अप योर फ्रेंड। ओके, समझ में आ चुका है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट एक्शन के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट एक्शन के बारे में आप देखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट एक्शन के अंदर जो इसका रूल है, आ की मात्रा, ए की मात्रा और ई की मात्रा ये आएगी, और साथ में आ जाएगा इसके था, थे, थी। ये वो एक्शन होते हैं जो बहुत पहले खत्म हो चुके हैं।
मतलब अगर हमने प्रेजेंट में कोई एक्शन खत्म किया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट में जैसे कि मैंने अभी भी चाय पी है, मैं अभी भी अंदर आया हूं, मैंने अभी भी अपना होमवर्क खत्म किया है, तो ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन जो अभी नियर बाय हमारे अभी से कुछ समय पहले या अभी अभी खत्म किए हैं। एक एक्शन होता है जो थोड़ी देर पहले खत्म किया, जैसे कि आज सुबह मैं जल्दी उठा, आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पर गया, तो वो होते हैं सिंपल पास्ट एक्शन। लेकिन जो बहुत टाइम पहले मैंने कोई एक्शन खत्म किया है, बहुत टाइम पहले कोई एक्शन खत्म किया है, हो सकता है 1 महीने पहले, या हो सकता है 2 साल पहले, या हो सकता है बचपन में, तो वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट एक्शन होते हैं। क्या होते हैं? पास्ट परफेक्ट एक्शन। उसकी पहचान क्या होती है? आ की मात्रा, ए की मात्रा और ई की मात्रा के साथ में था, थे, थी आता है। जैसे कि मैं कहता हूं मैं 5वीं क्लास में ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुका था, या फिर मैंने 5वीं क्लास में ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था। मैंने पार्ट लिया था, लिया का आ की मात्रा साथ में था। इसका जो रूल होता है वो होता है हैड के साथ में वर्ड की थर्ड फॉर्म, मतलब एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने 5वीं क्लास में ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, लिया आ की मात्रा। ओके, तो आई के साथ क्या आएगा यहां पे? आई हैड थर्ड फॉर्म आएगी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, आई हैड टेकन पार्टिसिपेट इन 5th क्लास। मैंने 5वीं क्लास में ड्राइंग कंपटीशन भी है ना, पार्टिसिपेट इन ड्राइंग कंपटीशन, इन 5th क्लास। ओके, समझ में आ गया? जैसे कि मुझे कहना हो मैं 2005 में दिल्ली जा चुका था, बहुत पुरानी बात है। चुका का आ की मात्रा के साथ में था आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैड गॉन टू दिल्ली इन 2005। मैं 2005 में दिल्ली जा चुका था। ओके, कोई डाउट है? उसके बाद अगर मुझे कहना हो मैं 2018 में तुमसे मिल चुका था, मैं 2018 में मतलब मैं I had met you in 2018। मैं तुमसे 2018 में मिल चुका था। ओके, वह 3 साल पहले तलाक ले चुका था, वह 3 साल पहले तलाक ले चुका था, मतलब वह अपने वाइफ से 3 साल पहले तलाक ले चुका था। तुम क्या बोलेंगे? He had divorced with his wife 3 years ago। तो 3 years ago वह तलाक ले चुका था। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, हमारे पास 2 तरह के शब्द होते हैं, एक होता है एगो और एक होता है बिफोर। तो एगो और बिफोर का मतलब होता है पहले, दोनों का मतलब पहले होता है, लेकिन अंग्रेजी में हम इसका प्रयोग कब और कहां करते हैं। तो याद रखना, एगो का प्रयोग हमेशा ही होता है प्रेजेंट टू पास्ट, और बिफोर का यूज होता है पास्ट टू पास्ट। प्रेजेंट टू पास्ट मतलब होता है आज से 2 दिन पहले, मतलब 2 days एगो, या फिर आज से 3 महीने पहले 3 months एगो, या फिर आज से 10 साल पहले 10 years एगो, मतलब हमारे बोलने के समय से पहले, आज से। जब भी हम अभी से पास्ट में जाते हैं, 2 दिन बाद पहले जाते हैं, या फिर 3 महीने पहले जाते हैं, या फिर 10 साल पहले जाते हैं, तो वहां पे एगो का प्रयोग होता है। तो यहां पर आएगा एगो। ठीक है, आज से 4 दिन पहले मतलब 4 day एगो। ठीक है, बताओ। अगर मुझे कह रहा पास्ट टू पास्ट मतलब बिफोर का प्रयोग करना हो, 2005 से पहले मैं मुंबई रहता था। 2005 जो डेट है वो पास्ट की है, बीत चुकी है, भूतकाल है, और 2005 से पहले मतलब उससे भी पास्ट में जा रहे हैं, मतलब पास्ट टू पास्ट में जाते हैं। तो 2005 से पहले मैं मुंबई रहता था। आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई बिफोर 2005। तो वहां पे बिफोर का प्रयोग होता है। ओके,
ठीक है। कॉलेज लाइफ से पहले मैं स्कूल लाइफ में पढ़ता था, मतलब कॉलेज लाइफ से पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, तो कॉलेज लाइफ जो है वो पास्ट है, बीत चुकी है मेरी कॉलेज लाइफ। और उसके पहले मतलब हम बात कर रहे हैं स्कूल लाइफ की, तो इस कॉलेज से पहले स्कूल, तो वो पास्ट टू पास्ट जाएंगे, तो वहां पर भी बिफोर का प्रयोग होगा। आई होप के यू डोंट हैव एनी डाउट अबाउट एगो एंड बिफोर। तो उसके बाद इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट एक्शन का प्रयोग करते हैं, जिसमें मतलब आ की मात्रा एक ही मात्रा के साथ आते थी आ जाए। ठीक है। अगर मुझे आपसे पूछना हो, क्या तुमने कंपटीशन में गाना गाया था? गाया था। Had you sung a song in the competition? Had you sung a song in the competition? Okay? अगर तुम्हें कहना हो नहीं मैंने गाना नहीं गाया था, तो I had not sung a song in the competition. I had not sung a song in the competition. मैंने कंपटीशन में गाना नहीं गाया था। ठीक है। क्या तुम कल रात मेरे घर आए थे? आए एक ही मात्रा के साथ थे। Had you come at my home yesterday night? क्या आप मेरे घर कल रात आए थे? Had you come at my home yesterday night? तो तुम कहते हो नहीं मैं तुम्हारे घर पे कल रात नहीं आया था। I had not come at your home yesterday night. अगर आपको कहना हो कि हाँ मैं आपके घर पे कल रात पे आया था, तो आप क्या कहोगे? Yes, I had come at your home yesterday night. Okay? कोई डाउट है? ठीक है। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट एक्शन का प्रयोग करते हैं। और अब मैं आपको सिखाने वाला हूं लास्ट फ्यूचर परफेक्ट एक्शन के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट एक्शन का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में आ जाए आ की मात्रा एक ही मात्रा के साथ में होगा, होगी, होंगे। तो ऐसे सेंटेंस में हम अक्सर होता है लिया होगा, किया होगा, दिया होगा, या फिर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। तो सबसे लास्ट में क्या आता है? आ की मात्रा एक ही मात्रा के साथ होगा, होंगे, होंगी। ठीक है। अब इसके अंदर आता है विल हैव थर्ड फॉर्म। विल हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब इसके साथ सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं। वह बाजार जा चुकी होगी। वह के लिए ही will have gone to market। ठीक है। उसने एग्जाम कर लिया होगा। he will have done his एग्जाम। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कुछ खास है। एक होता है इन एग्जाम और एक होता है एट एग्जाम। अगर मैं कहता हूं आई एम एट एग्जाम, क्या कहता हूं मैं? आई एम एट एग्जाम। या फिर मैं कहता हूं आई एम इन एग्जाम। तो इन दोनों में से सही कौन सा है? आई एम एट एग्जाम या आई एम इन एग्जाम? तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज है कि एट आएगा या इन आएगा। अगर आप कहते हो एट आएगा इन नहीं आएगा, या फिर आप कहते हो इन आएगा एट नहीं आएगा, या फिर आप कहते हो ना एट आएगा ना इन आएगा, तो आप गलत हो। क्योंकि एट भी आ सकता है और इन भी आ सकता है। लेकिन जब हम एट का प्रयोग करते हैं तो वहां पर टेंस कुछ और होता है, और जब इन का प्रयोग करते हैं तो वहां पर टेंस कुछ और होता है। तो आपको ध्यान देना है। एट पता है कब आता है? जब मैं कहता हूं मैं एग्जाम सेंटर पे हूं, मतलब मैं एक प्लेस पर पहुंच चुका हूं, मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुका हूं, जहां मेरे एग्जाम होने वाला है मैं उस जगह पर मौजूद हूं, मतलब एक स्थान पे मौजूद हूं, तो हम कहेंगे एट। आई एम एट एग्जाम, मतलब मैं एग्जाम सेंटर पे हूं, मैं उस जगह पर हूं। अगर मैं कहता हूं आई एम इन एग्जाम, तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक्शन में हो, आप एग्जाम कर रहे हो। आई एम इन एग्जाम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्लास में बैठ के एग्जाम कर रहे हो। आई एम इन एग्जाम, तो आप ये टेंस पे डिपेंड करता है। इफ यू आर एट प्लेस, यू हैव टू यूज आई एम एट एग्जाम। इफ यू आर इन एग्जाम एंड यू आर डूइंग, यू आर राइटिंग समथिंग इन योर एग्जाम, तो यू शुड से आई एम इन एग्जाम। ओके। एट मतलब प्लेस, एट का आपको पता ही है प्लेस के साथ आता है, और इनका प्रयोग यहाँ पर एक्शन के साथ किया गया, एक्शन के लिए किया गया, जो कि हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर एक्शन है। ओके। तो देखते हैं हम आगे कुछ और एग्जाम्पल। मेरी मम्मी मंदिर पहुंच चुकी है। चुकी है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, लेकिन मेरी मम्मी मंदिर पहुंच चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। मेरी मम्मी मतलब माय मॉम, सॉरी हमें बोलना क्या है? पहुंच चुकी होगी। मेरी मम्मी मंदिर पहुंच चुकी होगी। ओके। तो हम बोलेंगे माय मॉम
will have reached temple। तो रीच का मतलब क्या होता है? रीच का मतलब होता है पहुंचना। ऐसे एक वर्ड और होता है गेट इट। गेट इट का मतलब ही पहुंचना होता है। गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मतलब काफी सारे गेट की मीनिंग पढ़ चुके हैं, और गेट का मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब गेट के साथ एट का प्रयोग हो जाता है तो उसका मतलब होता है पहुंचना। अगर मैं कहता हूं माई मॉम विल हैव रीच्ड टेम्पल, तो मैं रीच को हटा के मैं यहां पर रीच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉटन। गॉटन एट माई मॉम विल हैव गॉटन एट टेम्पल, मतलब मेरी मम्मी मंदिर पहुंच चुकी होंगी। पहुंचने के लिए गेट एट का ही प्रयोग होता है। आप ऐसे शब्द जरूर याद करें, क्योंकि हमारी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे पास ऐसे ही शब्द होते हैं। इफ वी वांट टू मेक अट्रैक्टिव टू आवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस वर्ड, so we should use this type of words in our English language. It will make attractive more and more to our English language, to our English word, to our English spoken. Okay? तो आज के लिए इतना ही। आप आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और इसका बेल आइकन जरूर दबा दें।